अगला खंड है हमारा संसद। नहीं, देखिए जो अपना संसद है उसके लिए आर्टिकल 79 में इस बात की घोषणा की गई है कि भारत में एक संसद होगा, भारत का एक पार्लियामेंट होगा। समझ रहे हैं? तो 79 के हिसाब से भारत में एक संसद होगा। और एक्चुअली संसद जो है उसका गठन कैसे होगा, तो संसद का जो 79 में जो चर्चा की गई है आर्टिकल 79 में कि भारत में एक पार्लियामेंट होगा, उसका गठन 3 अंगों से मिलकर होगा। पहला अंग को क्या कहते हैं? राज्यसभा। ठीक है, पहला अंग को बोलते हैं राज्यसभा, जिसकी चर्चा आई है आर्टिकल 80 में। और दूसरा है आपका लोकसभा, जिसकी चर्चा आई है क्या 81 में। और तीसरा जो है वो है आपका राष्ट्रपति, जिसकी चर्चा आई है 52 में, है ना, कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। इन तीनों अंगों को जब हम मिला देते हैं तो तीनों को इकट्ठा रूप से कहा जाता है संसद। तो संसद का ये 3 ऑर्गन है, जिसका पहला ऑर्गन क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा का कुछ अलग अलग भी नाम है, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा ये करें, उससे भी पहले ये समझें कि जनता जिसको चुन करके डायरेक्ट भेजती है ना, वो लोकसभा का मेंबर बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ के भी मेंबर को कहा जाता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ के भी मेंबर को कहा जाता है। दोनों के मेंबर को हम एमपी ही कहते हैं, लेकिन यहाँ वाला जो एमपी होते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। यानी 18 साल से अधिक उम्र का बच्चा नहीं, जिसका उम्र वोटर लिस्ट में, जिसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो, वो लोकसभा के सदस्यों के लिए क्या करता है? वोट करता है। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, है ना, उसकी चुनाव जो है वो डायरेक्ट जनता नहीं करती है। एक्चुअली क्या है, जरा सा देखिएगा, पॉलिटिक्स के अंदर में सबसे ना जनता जो है वो किसी देश के द्वारा चुन करके नहीं आती, इसलिए लोकतंत्र का इकाई क्या है? जनता। और जनता जिसको चुन करके भेजती है, फिर वो चुनते हैं किसको? राज्यसभा के मेंबर को, यानी जिनको हम एमएलए के रूप में चुनते हैं, जिनको साधारण भाषा में आप विधायक बोलते हैं। तो जनता विधायक को चुनती है और विधायक फिर राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए एक स्टेप हमसे, जो एक स्टेप ऊपर है, जिसको हमने एक स्टेप चुन के ऊपर बिठा दिया, वो इसको चुनते हैं। इसीलिए राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? उच्च सदन है। राज्यसभा का दूसरा नाम उच्च सदन है। समझ रहे हैं? सेकंड चैम्बर है, या इसको द्वितीय सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा का 2 नाम है। कहीं पर उच्च सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जो इनके मेंबर चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि जनता जिनको चुन के एमएलए बनाती है, फिर वो एमएलए इनको चुनते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? उच्च सदन। इनको द्वितीय सदन क्यों कहा जाता है, ये भी समझा जाए। लोकतंत्र के अंदर में प्राथमिक कौन होता है? जनता। तो जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति तो यहां बैठते हैं, इसलिए ये प्रथम सदन। और यहां जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति नहीं बैठते, इसलिए क्या है? ये द्वितीय सदन, ये सेकेंडरी है। ठीक है, अब जरा सा एक चीज और समझेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि जब जनता के मेंबर यहां बैठती ही नहीं है राज्यसभा के अंदर में, तो फिर राज्यसभा की जरूरत क्या थी? समझ रहे हैं? राज्यसभा की क्या आवश्यकता थी, इसको भी समझा जाए। जैसे आपने जब भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 का 1 पढ़ेंगे, 1 का 1, तो वहां पर लिखा हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत क्या? राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या? संघ है। तो जरा सा ध्यान से देखिए कि इसका मतलब है कि जो हमारा संघ बना है उसमें प्रेजेंटेशन किसकी होनी चाहिए? राज्य की भी होनी चाहिए। तो जनता का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? लोकसभा, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए मेंबर लोकसभा में बैठते हैं, तो लोकसभा जनता को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आर्टिकल 1 का 1 जो घोषणा किया है कि भारत राज्यों का संघ है, तो राज्य का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसलिए 1 के 1 को मजबूत करने के लिए, राज्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा की गठन की गई है। यानी राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेट को। और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं? जनता को। तो हमारी जो टॉपिक है वो आज है राज्यसभा का। तो राज्यसभा के पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे, राज्यसभा के पूरे फंक्शन को समझेंगे। तो राज्यसभा को ध्यान से समझिएगा, जिसकी बात की गई है आर्टिकल 80 में, राज्यसभा की गठन कैसे कैसे होगी। समझ रहे हैं? तो देखिएगा, एक्चुअली क्या है कि 2026 तक ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है कि हमारे देश में 2026 तक राज्यसभा का जो गठन होगा वो 250 सदस्यों से मिलकर के राज्यसभा बनेगी। यानी राज्यसभा के लिए कितने मेंबर को प्रावधान किया गया है? 250 मेंबर का प्रावधान किया गया है। इतने अलॉटेड है, इतने अलॉटेड है। समझ रहे हैं? लेकिन
अभी वर्तमान में 250 मेंबर ना हो करके, बल्कि वर्तमान में अपने यहाँ कितने हैं, 245 मेंबर हैं, 200 सदस्य मेंबर हैं। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपके घर वाले क्या करते हैं कि आपको 8 रोटी आपके नाम से बना देते हैं, अलॉट कर दिया कि भैया तुम 8 रोटी खा सकते हो, लेकिन प्रेजेंटली जब खाने के लिए आप बैठे तो आप 6 ही खा पाए। नहीं तो अलॉटेड तो 8 था, लेकिन प्रेजेंट में आप खाए कितना, 6। ठीक उसी तरीके से राज्यसभा के लिए अलॉटेड मेंबर कितने हैं, 250, यानी राज्यसभा में 250 मेंबर हो सकते हैं 2026 तक, लेकिन वर्तमान में हैं कितने, 245। जो राज्यसभा में 250 मेंबर जो होने वाले थे, इसमें से 238 मेंबर जो हैं वो चुनाव जीत करके आएंगे। समझ रहे हैं, ये चुनाव जीत करके आएंगे, और ये चुनाव जीत करके जो आएंगे वो कहां से आएंगे, राज्यों से आएंगे। समझ रहे हैं, यानी जनता इसको चुन करके क्या करेगी, न भेज करके, बल्कि जनता जिसको चुनेगी एमएलए को, वो इनको चुन करके भेजेंगे। तो 238 मेंबर का चुनाव होगा, कैसे, अप्रत्यक्ष रीति से। अप्रत्यक्ष समझते हैं, मतलब जनता इसमें वोट नहीं डालेगी। समझ रहे हैं, और बाकी जो 12 मेंबर हैं, वो 12 मेंबर को राष्ट्रपति क्या करेंगे, बोलो, नियुक्त करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ये 12 लोग कौन होंगे, जो समाज सेवा के क्षेत्र से, अर्थशास्त्र के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से या कला के क्षेत्र से जो निपुण होंगे, जो बहुत ज्यादा नाम कमा लिए होंगे, उन्हीं में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति सीधे सीधे क्या कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं। तो 12 मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 238 मेंबर बाय इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ द स्टेट। ये स्टेट के एमएलए के द्वारा चुने जाएंगे। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी हुई कि ये राज्यों से 238 मेंबर आना था, लेकिन दिल्ली और पांडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश बन गए जिस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर में विधानसभा का स्थापना कर दिया गया। तो मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं, एक दिल्ली में और दूसरा पांडुचेरी में। इसलिए वहां से भी राज्यसभा के मेंबर, क्योंकि वहां भी एमएलए बनेंगे, तो वहां से भी राज्यसभा का चुनाव होगा। तो इसलिए दिल्ली को 3 सीट और पांडुचेरी को 1 सीट दे दिया गया। तो 3 और 1 4 सीट कहां से आएगा, केंद्र शासित प्रदेश से। बाकी के जो 234 मेंबर आएंगे वो कहां से आएंगे, स्टेट से। समझ रहे हैं, और 12 मेंबर क्या होंगे, अपॉइंट होंगे। तो 245 सदस्यों से मिलकर के वर्तमान में अभी हमारा राज्यसभा गठन हुआ है, जिसका जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कैसे है, अप्रत्यक्ष है। और अप्रत्यक्ष किस तरह का चुनाव है, आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से। हमने आपको राष्ट्रपति में पढ़ाया था, एकल संक्रमणीय मत होता है वहां पर। नहीं, तो जो राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का वोटिंग सिस्टम है, ठीक उसी तरीके से वोटिंग सिस्टम किसका होता है, राज्यसभा के मेंबर का। तो राज्यसभा का मेंबर का चुनाव जो है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो अपना अगली बात जो आपको समझना है वो देखिएगा, क्या समझना है कि राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए एक निवास संबंधी शर्त बनाई गई है। निवास संबंधी क्या शर्त, अब इसको जरा सा समझिएगा। एक्चुअली क्या है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या 1951 बनाया गया था। और इस अधिनियम के तहत यह तय किया गया, नहीं, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 बना करके, और इसमें कहा गया कि राज्यसभा का जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है किसी राज्य से, तो जिस राज्य से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है उस व्यक्ति का नहीं निवास स्थान कहाँ होना चाहिए, वही राज्य होना चाहिए। यानी जिस राज्य से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस राज्य का ही आप होना चाहिए। यानी एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य से चुनाव नहीं लड़ सकता। समझ रहे हैं, इसके साथ साथ उस राज्य के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर राज्य के अंदर में वोटर लिस्ट में आपका नाम है और उसी राज्य का अगर आप निवासी हैं तो उस राज्य के रिप्रेजेंटेशन के लिए आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और निवास संबंधी जो शर्त था उसको हटा दिया गया। यानी आज के परिदृश्य से ऐसा हो गया कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो तमिलनाडु से राज्यसभा का चुनाव लड़े तो वो तमिलनाडु से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी अब जो वर्तमान में स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य से चुनाव
लड़ सकता है। तो निवास संबंधी शर्त जो था वो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा अगला चीज में आप आइएगा और अगला अधिनियम को समझिएगा कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए, नहीं, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या क्या होना चाहिए। अर्हता कहने का मतलब समझ रहे हैं, एलिजिबिलिटी, समझ रहे हैं, एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन सा आपके पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए राज्यसभा के चुनाव को लड़ने के लिए। सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है कि आपको भारत का क्या होना होगा, नागरिक होना पड़ेगा। यानी भारत के नागरिक आप हैं तभी आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। नागरिकता जो हमारे यहाँ है उसका दो रूप होता है, एक होता है कि क्या हम जन्म से ही भारत के नागरिक हैं, और दूसरा ऐसा है कि हम विदेशी थे लेकिन बाद में हमने क्या किया, अपने देश की नागरिकता छोड़ करके भारत की प्राप्त कर ली। तो चाहे आप विदेशी भी हैं लेकिन अगर भारत की नागरिकता अगर आपने ले ली तो आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस्तेमाल शब्द किसका किया गया है, नागरिकता का। यानी नागरिकता आपने कैसे ली है, जन्म से ली है, वंश से ली है, क्षेत्र अर्जन से ली है, यानी किस तरीके से आपने नागरिकता को ग्रहण किया है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं। अब अगला थोड़ा सा पॉइंट को समझिएगा। दूसरा इसका क्वालिफिकेशन क्या है कि आपका न्यूनतम जो आयु है वो आपका न्यूनतम आयु 30 वर्ष का होना चाहिए। यानी अगर आप लगभग 30 वर्ष की जिंदगी को जी चुके हैं तभी आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। एक उम्र का पैमाना इसलिए रखा जाता है क्योंकि माना जाता है कि एज के साथ व्यक्ति अनुभवी होता चला जाता है, मैच्योर होता चला जाता है, और वह व्यक्ति उसी अनुभव के साथ देश का सेवा या राष्ट्र का सेवा कर पाता है। समझ रहे हैं। तो अगला 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 कंसेप्ट को आपको यह समझना है कि तीसरा जो इनका ये है कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद कहने का मतलब कि वैसा कोई भी पद जो सरकार के अधीन हो और जिसमें सैलरी मिलता हो। जैसे डीएम साहब एक सरकारी पद है और उसके बदले उनको सैलरी भी मिलता है, तो वो लाभ का पद है। अगर आप किसी लाभ के पद पर हैं तो आप राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन इसी के अंदर में कुछ व्याख्या कर दिया गया है कि कुछ पद ऐसे हैं जो सरकार के अधीन है, सैलरी भी मिलता है, फिर भी वो लाभ का पद नहीं है। जैसे भारत के अंदर में जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उन सभी को सैलरी मिलता है लेकिन उनको लाभ के पद पर काउंट नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि मंत्री व्यक्ति जो है वो चुनाव राज्यसभा का लड़ सकता है। समझ रहे हैं। चौथी पॉइंट में जरा सा आइएगा तो इसका मतलब यह है कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए चौथी क्वालिफिकेशन यह है कि आपको दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। दिवालिया घोषित करने का मतलब है कि कोई कंपनी आपने खोली, सरकार से आपने लोन ली और सरकार के सामने आपने ये दिखा दिया कि हमारी कंपनी बुड़ गई तो हम पैसा वापस नहीं कर सकते। यानी अगर आपने दिवालिया घोषित कर दिया, इसका मतलब है कि आपकी मैनेजमेंट पावर अच्छी नहीं है, तो देश मैनेज करने के लिए आपको कैसे दिया जाए। तो अगर आप दिवालिया घोषित नहीं हुए हैं या फिर विकृत मस्तिष्क का आप नहीं है, विकृत मस्तिष्क का अगर आप हैं, समझ रहे हैं, अगर आप विकृत मस्तिष्क का हैं मतलब कि अगर आपका दिमाग जो है वो थोड़ा पागल है, यानी आप सही साउंड माइंड का नहीं है, तो आप राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी कि आपको विकृत मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। और पांचवा सबसे खास क्वालिफिकेशन ये है कि अगर पार्लियामेंट यानी संसद कोई नियम बना करके और कोई नया क्वालिफिकेशन और भी कुछ इसमें ऐड कर दे तो वो भी आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में अभी ये 4 ही क्वालिफिकेशन है, लेकिन पार्लियामेंट कल के डेट में अगर कुछ नया क्वालिफिकेशन इसमें ऐड कर दे तो वो भी क्वालिफिकेशन आपको अटेंड करना पड़ेगा। ये 5 क्वालिफिकेशन क्या है, राज्यसभा के चुनाव को लड़ने के लिए है। समझ रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज और समझिएगा, आप राज्यसभा के चुनाव लड़ने लायक हैं कि नहीं ये तय कौन करेगा। नहीं तो जरा सा ये देखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता हो, समझ रहे हैं, तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने को लेकर के अगर आप पर प्रश्न लग जाए कि आप राज्यसभा के चुनाव को लड़ने लायक हैं या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को सौंपा जाता है कि आप निर्णय करिए कि ये व्यक्ति को चुनाव लड़ने देना चाहिए कि नहीं लड़ने देना चाहिए। ये निर्णय राष्ट्रपति ही लेंगे कि आपको चुनाव लड़ने देंगे या बाहर कर देंगे। समझ रहे। लेकिन ये जो बाहर करते हैं या आपको परमिशन देते हैं वो चुनाव आयोग के सिफारिश से, यानी चुनाव आयोग से क्या मांगते हैं बताइए, सलाह मांगते हैं। यानी चुनाव आयोग जो सिफारिश करेगा उसी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति आपको क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड घोषित कर देंगे और आपको चुनाव लड़ने से क्या कर देंगे, बोलिए, मना कर देंगे। ये राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए क्या है, क्वालिफिकेशन है। समझ रहे हैं। अब एक चीज और समझिएगा, वो है राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का क्या कार्यकाल।
इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा, यानी कि ऑफिस ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा कितने दिनों तक चलती है। तो सबसे पहली चीज आप ये याद रखिएगा कि हमारी जो राज्यसभा है वो अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन कहने का मतलब कि ये कभी भी भंग नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा प्रत्येक 5 साल में क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, या कई बार 5 साल पूरा होने से पहले भी भंग हो जाता है। तो लोकसभा कभी भी डैमेज हो सकता है, कभी भी उसका विघटन हो जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, ये सदा चलते रहता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है। ये चलते कैसे है सो देखिएगा। जैसे मान लिया जाए कि ए, बी और सी 3 ग्रुप है राज्यसभा में, ठीक है। इनकी चुनाव मान लीजिए कि 2016 में हुई, इनकी चुनाव जो है वो 2018 में हुई, और इनकी चुनाव जो है वो 2020 में हुई। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, ठीक है। अब देखिएगा क्या है कि 20 में होता क्या है कि जितने भी मेंबर, कितने मेंबर हैं टोटल, 245। तो 245 जो मेंबर होते हैं उसका 1/3 मेंबर, है ना, हर साल क्या होता है 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 साल पर, तब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष पर, है ना, 1/3 मेंबर जो है वो इनका रिटायर हो जाते हैं प्रत्येक 2 साल पर। तो इकट्ठा ये सारा का सारा रिटायर नहीं होते, इकट्ठा ये सेवानिवृत्त नहीं होते। 245 मेंबर का 1/3 मेंबर 2-2 साल पर रिटायर होता रहेगा, और जितना का रिटायर होगा उतना ही का क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। तो जरा सा देखिए कि 2020 में अभी चुनाव हुई है, इसका मतलब है कि 2000 मैं 1/3 का जो ग्रुप है ना उसी को ABC कर दिया हूं। ये भी 1/3 ग्रुप है, ये भी 1/3 ग्रुप है, ये भी 1/3, और हमने 2-2 साल का गैप क्यों लिया है, क्योंकि प्रत्येक 2 साल पर ही क्या होता है 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, और जितना रिटायर होते हैं उतने ही का क्या हो जाता है, चुनाव हो जाता है। तो अभी 2020 में जिनका चुनाव हुआ है, तो अगला जो है रिटायरमेंट या चुनाव की पद्धति कब होगी, 2022 में, 2-2 साल पर होता है। तो जरा सा सोचो 2022 में कौन रिटायर होंगे, ये 2016 वाला पीछे से रिटायर होंगे। तो सोचो तो कि इनके कितने साल पूरे हो गए, 6 साल। फिर 2024 में अब इतने का रिटायर हुआ है तो इतने ही का फिर से चुनाव हो जाएगा, इनको आगे रखिए, चुनाव हो गया। अब अगला 2024 में होगा, तो 2024 में होगा तो आप ये देखेंगे कि 2024 में अब कौन वाला रिटायर होंगे, 2018 वाला, तो इनका भी कितने हो गए, 6 वर्ष। तो राज्यसभा के अंदर में प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, और जितने का रिटायर होता है उतना ही का चुनाव हो जाता है। और इसको अब जब जोड़ जाड़ करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है। तो लोकसभा में 5 साल का कार्यकाल होता है, जबकि राज्यसभा में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इस तरीके से ये हमेशा क्या होते रहती है, चलते रहती है। इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, राज्यसभा परमानेंट तरीके से अपना काम करते रहती है। समझ रहे हैं। अगला जरा सा समझिएगा, वो है राज्यसभा की शक्तियां। राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्ति है और राज्यसभा किस तरीके से काम करती है ना। उससे भी पहले एक चीज समझ लीजिए, राज्यसभा का पदाधिकारी, राज्यसभा का क्या पदाधिकारी, यानी कौन कौन से लोग जो हैं वो राज्यसभा के ऑफिसर होते हैं। समझ रहे हैं। तो राज्यसभा के पदाधिकारी 2 ही होते हैं, एक होते हैं राज्यसभा का सभापति, नहीं, और एक होते हैं राज्यसभा का उपसभापति, उपसभापति, ठीक है। सभापति कौन होते हैं, आप जानते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो बनते हैं, वही राज्यसभा का क्या होते हैं, सभापति होते हैं। यानी राज्यसभा का काम, राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई काम नहीं होता, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बनाया गया है कि जब जब राष्ट्रपति एब्सेंट होंगे तो राष्ट्रपति के काम को देखेंगे, लेकिन राष्ट्रपति जब तक अपना काम कर रहे हैं तब तक इनके पास कोई काम है नहीं। तो इनको बिठा करके 4 लाख रुपया पर मंथ क्यों दिया जाए, तो इनको फिर काम दे दिया गया क्या चीज, राज्यसभा के सभापति के रूप में आप काम करिए। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो पहला ऑफिसर ये हो जाते हैं। और दूसरा 245 मेंबर जिनको हम चुन करके या अपॉइंट करके जो भेजते हैं राज्यसभा के अंदर में, उसी में से किसी एक को आपस में ये लोग चुन करके उसको क्या कर लेते हैं, उपसभापति बना लेते हैं। इसका काम क्या है कि जब राष्ट्रपति वहां अब्सेंट होंगे तो यह जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति की तरह काम करने के लिए वहां चले जाएंगे। तो फिर राज्यसभा को देखने का काम कौन करेगा, ये करेंगे।
फिर जैसे ही वहां राष्ट्रपति रिज्यूम हो जाएंगे अपने काम पर, तो फिर उपराष्ट्रपति वापस यहां के सभापति का काम करना शुरू कर देंगे। तो जनरली क्या होता है कि यही दो जो हैं वो राज्यसभा का क्या है, ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, मेनली राज्यसभा में आप एक चीज और समझिए, वो है राज्यसभा के कार्य और क्या शक्ति। इसको जरा समझिएगा, राज्यसभा का क्या कार्य एवं क्या शक्तियां, यानी पावर एंड क्या वर्क, इसको जरा सा ध्यान से समझा जाए। पहली शक्ति जो है वो है आपका विधायी शक्ति, समझ रहे हैं, विधायी शक्ति यानी कानून बनाने के मामले में, यानी लेजिस्लेटिव पावर। यानी राज्यसभा जब कानून बनती है तो आप जानते हैं कि पहले अगर लोकसभा में पेश हो गया तो वहां से पास होकर राज्यसभा जाएगी, राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो अधिनियम बनाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों से गुजरता है बिल। तो अगर समझो विधायी शक्तियां कहने का मतलब कि विधि बनाने में राज्यसभा का कितना रोल रहता है, राज्यसभा किस तरीके से भूमिका निभाती है। तो आप जरा सा देखिएगा कि जो हमारे यहाँ विधि बनती है, विधि समझते हैं, जितने भी हमारे यहाँ लॉज बनते हैं, एक्ट बनते हैं, उसका तीन ही रूप होता है। चाहे तो वो गैर वित्तीय बिल होगा, गैर वित्तीय कहने का मतलब क्या, नॉन फाइनेंशियल बिल, मतलब जिसका पैसा से कोई संबंध नहीं हो, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर इसको एक हार्ड कानून के रूप में बनाने का प्रयास किया जाए तो ये फाइनेंशियल बिल है कि नॉन फाइनेंशियल बिल है, नॉन फाइनेंशियल बिल है, क्योंकि इसमें पैसे से कोई मतलब नहीं है। जिसको आप क्या कहते हैं, साधारण शब्द में अगर हम कहें तो इसको हम कहते हैं साधारण, समझ रहे हैं, साधारण बिल, साधारण विधेयक। अगर साधारण विधेयक है मतलब जिसका संबंध पैसे से नहीं है। या दूसरा क्या हो सकता है, धन विधेयक। धन विधेयक समझते हैं, हाँ, मनी बिल, जिसकी बात होगी मनी बिल की। और तीसरा होगा संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन समझते हैं, यानी संविधान में कोई चेंजिंग की बात हो, संविधान संशोधन विधेयक। ये तीन तरह की विधेयकों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिएगा, अगर विधेयक साधारण हो जिसका संबंध धन से नहीं है, तब जितनी शक्ति लोकसभा की है उतनी ही शक्ति राज्यसभा के पास होती है। साधारण विधेयक के मामले में दोनों के दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा से भी इसकी शुरुआत हो सकती है और राज्यसभा से भी इसकी शुरुआत हो सकती है। लोकसभा अगर 5-6 महीने तक डिले करके विधेयक को पास करती हो, बहस वहस करने में टाइम खराब करती हो, तो राज्यसभा भी खराब कर सकती है। या राज्यसभा चाहेगी तो लंबी समय तक इसको क्या करेगी, लंबित भी रख सकती है। यानी कि हर मामले में लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है, बराबर होती है। किस मामले में, साधारण विधेयक के मामले में, समझ रहे हैं। और जब ये लोग दोनों आपस में क्या करते हैं, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं, लोकसभा राज्यसभा आपस में ही टकराते रहते हैं, तो साधारण विधेयक को पारित करने के लिए क्या किया जाता है, संयुक्त अधिवेशन बनाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन कहने का मतलब लोकसभा राज्यसभा जो है वो इकट्ठा बैठ जाइए, है ना। इसकी चर्चा कहाँ ही है, आर्टिकल 108 में। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो हम राज्यसभा की शुरुआत कर रहे हैं। तो आर्टिकल 108 कहता है कि अगर विधेयक साधारण हो और राज्यसभा लोकसभा आपस में क्या कर रहे हो, किसी भी विधेयक को लेकर टकरा रहे हो, तो राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, इकट्ठा बुला लेंगे और इकट्ठा बुला करके उसको मतदान करा के उसको पास करा देंगे। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति सिर्फ संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन बुलाते कौन है, राष्ट्रपति। तो साधारण विधेयक में दोनों बराबर हैं, इसमें कोई शक्तिशाली और कोई कमजोर नहीं है। इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है ताकि निर्णय तक चीजों को पहुंचाया जा सके। अगर विधेयक धन है नहीं, तो इसकी शुरुआत हमेशा लोकसभा से ही होती है। मतलब कि इस मामले में राज्यसभा जो है वो क्या है, शक्तिहीन है। समझ रहे हैं, राज्यसभा जो है वो शक्तिहीन है। राज्यसभा यहां पर पावरलेस है, क्योंकि इसकी शुरुआत लोकसभा से ही होगी। और लोकसभा अगर पारित करके राज्यसभा के पास भेज दिया तो राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा उसको 14 दिन रोक सकती है बस। और 14 दिन के अंदर उसको अपना विचार दे करके उसको पास कर देना है। अगर ये 14 दिन के अंदर पास नहीं करता है तो लोकसभा मानेगा कि राज्यसभा से भी ये क्या हो गया, पास हो गया। यानी कि ये ना तो रोक सकता है लंबा टाइम तक और ना इसमें कोई चेंज कर सकता है। तो धन विधेयक के मामले में, और अगर जब रोक ही नहीं सकता तो यहां संयुक्त अधिवेशन होगा क्या, यहां पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। तो धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता, क्योंकि यहां पर राज्यसभा शक्तिहीन है और ये ज्यादा समय तक किसी भी विधेयक को रोक ही नहीं सकती। समझ रहे हैं।
अगला है संविधान संशोधन विधेयक। इसको जरा ध्यान से समझा जाए। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में भी दोनों बराबर है, यानी जितनी शक्ति राज्यसभा के पास उतनी ही शक्ति लोकसभा के पास, दोनों बराबर शक्ति में रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है, लोकसभा से भी शुरू हो सकता है, लेकिन इसमें एक अंतर है। इसमें अंतर यह है कि इसका राज्यसभा और लोकसभा से अलग अलग पास होना क्या है, जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, अलग अलग पास होना जरूरी है। यानी लोकसभा से जिस तरीके से पास हुआ है, राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है। इसीलिए संविधान संशोधन विधेयक के मामले में कई बार 5-5 साल 10-10 साल तक आपका विधेयक क्या रहता है, लटका रह जाता है, क्योंकि इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है ही नहीं। समझ रहे हैं? तो ये हो गया क्या चीज, विधायी शक्ति। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट समझिएगा तो राज्यसभा के पास में 2 विशिष्ट शक्तियां भी है। विशिष्ट शक्ति कहने का मतलब क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास ही है, लोकसभा के पास वो शक्ति है ही नहीं। तो जरा सा देखिएगा, इसके पास 2 विशिष्ट शक्तियां हैं राज्यसभा के पास में, माने स्पेशल पावर है, विशिष्ट शक्तियां राज्यसभा के पास है। और वो क्या क्या है इसको देखिएगा। सबसे पहली शक्ति इसके पास जो है उसकी चर्चा आई है आर्टिकल 249 में। जब आर्टिकल 249 पढ़ेंगे तो 249 में जो शक्ति लिखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है, वो शक्ति लोकसभा के पास में नहीं है। और वो शक्ति क्या है सो देखिएगा। आप जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी विषय हैं, विषय समझते हैं, जैसे शिक्षा एक सब्जेक्ट है, नहीं तो शिक्षा के विकास के लिए काम कौन करेगी, सरकार ही तो करेगी। वैसे ही हमारे देश में बहुत सारे विषय हैं जिस विषय को 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। वह विषय जिस पर केंद्र सरकार काम करेगी उसको जिस सूची में लिख दिया गया उसको कहा जाता है संघ सूची। संघ सूची में जो भी विषय लिखे हुए हैं उसके ऊपर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है। यानी उसके ऊपर कानून कहां बनेगी, संसद में बनेगी। और दूसरी जो शक्ति है उस पर कानून बनाने की, दूसरी जो विषय है उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है, उसको शक्ति दी गई है किसको, स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो वो सब्जेक्ट जहां लिखा हुआ है वो क्या है, राज्य सूची, राज्य सूची। और जिस पर दोनों को दिया गया है वो है समवर्ती सूची। यानी कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर स्टेट भी लॉ बनाएगी और सेंटर भी लॉ बनाएगी, तो वह सब्जेक्ट कहां लिखा गया है, समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उस पर केंद्र भी लॉ बनाएगा और स्टेट भी बनाएगा। लेकिन जो राज्य सूची में लिखा हुआ है उस पर कौन कानून बनाएगा, सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी। और जो संघ सूची में लिखा हुआ है उस पर कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। लेकिन आर्टिकल 249 क्या कहता है सो समझिएगा। कोई भी विषय राज्य सूची में लिखा हुआ हो तो ऑब्वियसली राज्य सूची में लिखा हुआ विषय पर लॉ कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन उस विषय को लेकर के राज्यसभा, समझिएगा आर्टिकल 249 में यह कहा गया है कि राज्यसभा अगर 2/3 मत से, 2/3 मत समझते हैं, 2/3, यानी 245 मेंबर का क्या, 2/3 मेंबर से अगर राज्यसभा मतदान से पास कर दे कि यह जो राज्य सूची में जो विषय लिखा हुआ है वो राष्ट्रीय महत्व का है, अगर राज्यसभा ने पास कर दिया कि राज्य सूची में लिखा हुआ विषय, ये वाला जो विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का विषय है, और अगर ये राज्यसभा से पास हो गया तो फिर उसके ऊपर कानून कौन बनाने लगेगी, केंद्र सरकार बनाने लगेगी। इसका मतलब क्या है कि ये राज्यसभा ही कर सकती है, लोकसभा ये नहीं कर सकती। यानी किसी भी स्टेट सब्जेक्ट के सब्जेक्ट को अगर केंद्र सरकार के हाथों में सौंपना है तो ये राज्यसभा ही सौंपेगी। और सौंपने का प्रक्रिया होगा कि राज्यसभा से 2/3 बहुमत से इसको क्या कराना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। ऐसी चर्चा आई है आर्टिकल 249 में। दूसरी जो विशिष्ट पावर है वो है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 को भी ध्यान से समझेंगे तो ये देखेंगे कि राज्यसभा के पास ये दूसरी विशिष्ट शक्ति है। और इसमें कौन सी शक्ति है सो देखिएगा। जैसे आज के डेट में यूपीएससी एक बोर्ड है ना, जो क्या करती है, एक एग्जाम कंडक्ट करती है, एग्जाम कंडक्ट करा के सेंट्रल लेवल पर भारत सरकार को ऑफिसर देती है। तो यूपीएससी एक बोर्ड है। अगर कोई नया बोर्ड बनाना हो जो आज तक नहीं बनी है और जिसका काम होगा एग्जाम लेना और ले करके ऑफिसर सेलेक्ट करना, अगर कोई नई बोर्ड बनानी हो, यानी नई कोई सेवा बनानी हो, नई कोई संस्था बनानी हो जिसका काम हो एग्जाम कंडक्ट कराना, तो ये तभी बनेगी जब राज्यसभा क्या करे, 2/3 से क्या करेगा, पास करेगा। यानी 2/3 से राज्यसभा पास करके अगर भारत सरकार को ये अधिकार दे दे कि आप कोई नई, है ना,
लोक सेवा संस्थान जैसा संस्था बना सकते हैं, तो नई संस्था का गठन तभी होगा। तो ये राज्यसभा के पास में क्या, ये दो विशिष्ट शक्तियां हैं। इसके बाद एक थोड़ा सा अन्य शक्तियों के ऊपर भी चर्चा कर लिया जाए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, देखिएगा क्या है अन्य शक्तियां राज्यसभा के पास में क्या क्या है, इसको देखा जाए। पहली शक्ति ये है कि आप जानते हैं कि जब भारत के राष्ट्रपति 352 का प्रयोग करते हैं, 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रपति जिस दिन 352 का प्रयोग कर दिए, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिए, तो ये 1 मंथ के लिए लग जाता है, समझे, 1 मंथ के लिए लग जाएगा। लेकिन अगर 1 मंथ से आगे बढ़ाना है इसको, है ना, तो इसको लोकसभा और राज्यसभा से क्या कराना पड़ता है, पास कराना पड़ता है। अगर लोकसभा राज्यसभा पास कर दिया कि हाँ ठीक है, यह आपातकाल जो लगी है वो आगे लगेगा, तो अगर इसने पास कर दिया तो 12 महीने के लिए लग जाएगा, 1 साल के लिए आगे और लग जाएगा, तो 12 और 1 13 महीना हो जाएगा। लेकिन इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा से पास होना जरूरी है। लेकिन जरा सोचो कि राष्ट्रपति ने 352 का प्रयोग तब किया हो जब लोकसभा का विघटन हो गया हो, मतलब लोकसभा वहां पर हो ही नहीं, तब भी अगर अकेले राज्यसभा पास कर दे तो भी वो 12 महीने के लिए लग जाएगा। एक तो ये शक्ति हो गई, नहीं समझे। दूसरी शक्ति यह है कि जब जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, जो निर्वाचित मेंबर हैं, वो भी मतदान करते हैं। तीसरी शक्ति, अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा होता है तो उस समय राज्यसभा के निर्वाचित और प्लस नामित दोनों मेंबर क्या करते हैं, वोट करते हैं, समझ गए। चौथी शक्ति यह है कि अगर राष्ट्रपति के ऊपर क्या आ गया, महाभियोग आ गया, नहीं, राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग आ गया राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो उसमें भी राज्यसभा क्या करता है, मतदान करता है। पांचवा, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो, समझ रहे हैं, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, राज्यसभा से होती है। राष्ट्रपति का शुरुआत लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कहीं से भी हो सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो शुरुआत होता है वो कहां से होता है, उपराष्ट्रपति का शुरुआत कहां से है, राज्यसभा से होता है, समझ रहे हैं। तो ये राज्यसभा की ये कुछ क्या है, अन्य शक्तियां हैं, समझ रहे हैं। तो इतना ही है हमारा क्या, राज्यसभा। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोकसभा के बारे में, समझ रहे हैं। तो लोकसभा की चर्चा अगले सेशन में हम लोग करेंगे।